नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः से आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आप सभी के मध्य में हम लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे गए वैकल्पिक प्रश्नों को, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और आप में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे की आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। और आप सभी एक बार सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित हैं। कबीर जायसी सूर, तुलसी कबीर जायसी, सूर तुलसी जायसी, केशवदास कबीर सूर। तो सबसे पहली बात क्या है इस प्रश्न में महत्वपूर्ण? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, उसका नाम क्या है? त्रिवेणी। और त्रिवेणी का मतलब इसमें 3 लोगों के बारे में बात की जा रही है। ये क्या है? आलोचनात्मक निबंध है शुक्ल जी का। तो यदि आप सभी ने इस निबंध को पढ़ा है कभी ठीक से, तो आप जानते होंगे इस निबंध में जो है कबीर दास के ऊपर बात शुक्ल जी ने नहीं की है। तो इस विकल्प में भी कबीर है, विकल्प ए में, यानी ये गलत हो गया। दूसरे विकल्प में भी कबीर नाम आया है, ये भी गलत हो गया। फिर चौथे विकल्प में भी कबीर है, ये भी गलत हो गया। तो सही क्या होगा? सूर तुलसी जायसी, यानी विकल्प सी आप सभी का सही उत्तर माना जाएगा। त्रिवेणी में कौन है? सूरदास जी को रखा है, तुलसीदास जी को रखा है, मलिक मोहम्मद जायसी को रखा है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यानी पत्रिकाएं हैं, उनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है क्रम में लगाना है। कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? हिंदी प्रदीप, बिहार बंधु, भारत बंधु, हिंदुस्तान, देश हितैषी। तो इसमें जो है सबसे पहले जो पत्रिका है वो कौन सी प्रकाशित हुई है? तो आपका आएगा बिहार बंधु, अर्थात बी। उसके बाद में जो पत्रिका प्रकाशित हुई है वो है भारत बंधु, अर्थात सी। फिर उसके बाद में जो पत्रिका प्रकाशित हुई है हिंदी प्रदीप, यानी कि ए। उसके बाद में जो पत्रिका प्रकाशित हुई है देश हितैषी, अर्थात ई। और फिर बाद में कौन सी प्रकाशित होती है? हिंदुस्तान, यानी कि डी। तो बी सी ए ई डी ये क्रम होगा इन पत्रिकाओं के प्रकाशन का। तो यहाँ पे जो है सही क्रम निर्धारित किया गया है, और कूट के रूप में जो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका माना जाएगा। और इन पत्रिकाओं का प्रकाशन कब हुआ है देखते हैं हम सभी लोग। बिहार बंधु पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है? 1872 ईस्वी में। भारत बंधु पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है? 1876 ईस्वी में। हिंदी प्रदीप आप सब जानते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी। देश हितैषी का प्रकाशन वर्ष है 1879 ईस्वी। और हिंदुस्तान पत्रिका जो है 1883 ईस्वी में, ये इंग्लैंड से निकलती थी। और 1885 ईस्वी में काला कांकर प्रतापगढ़ से यहाँ निकलने लगी थी। यानी हिंदुस्तान जो पत्रिका है ये 1883 ईस्वी में इंग्लैंड से निकलती थी, और 1885 ईस्वी में काला कांकर प्रतापगढ़ से प्रकाशित होने लगी थी। फिर अन्य जो है हम लोग महत्वपूर्ण पत्रिकाओं
और उसके प्रकाशन क्रम के बारे में जानते हैं। जैसे हिंदी दीप्ति प्रकाश, इसका प्रकाशन वर्ष है 1872 ईस्वी। सदादर्श का प्रकाशन वर्ष है 1874 ईस्वी। मित्र विलास का प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी। उचित वक्ता का प्रकाशन वर्ष है 1878 ईस्वी। आनंद कादम्बिनी आप सब जानते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। और भारत जीवन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1884 ईस्वी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं और उनके प्रकाशन वर्ष थे। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां कौन कौन सी हैं? तो पंक्तियां आप सभी के सामने हैं और आपको बताना है कि इसमें किन पंक्तियों में राम राज्य की बात कही गई है, राम राज्य का वर्णन किया गया है। नहीं भय शोक न रोग, क्या इसमें राम राज्य संबंधी बात कही गई है? तो इस पंक्ति में जो है कही गई है, राम के राज्य में ना किसी को भय है, ना किसी को शोक है और ना ही रोग है। फिर जो है दूसरी पंक्ति आपकी है, बड़े भाग मानुष तन पावा, क्या यह राम राज्य संबंधी बात है? तो ये जो है आपकी बिल्कुल भी नहीं है इसमें राम राज्य की बात। फिर अगली पंक्ति है, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, क्या ये बात राम राज्य के वर्णन में तुलसीदास जी ने कही है? तो हाँ कही है, यानी ये भी सही है। फिर है, देत ईस बिनु हेतु सनेही, क्या ये राम राज्य संबंधी वर्णन में बात कही है तुलसीदास जी ने? तो बिल्कुल भी ये पंक्ति लागू नहीं है राम राज्य पर। और अगली पंक्ति है, सब उदार सब पर उपकारी, सब उदार सब पर उपकारी, क्या ये राम राज्य संबंधी बात तुलसीदास जी ने कही है राम राज्य के वर्णन में? तो कही है। तो ए हो गया और सी हो गया और ई। नहीं भय शोक न रोग, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब उदार सब पर उपकारी, यानी ए सी और ई, ये आपकी तीन बातें हैं राम राज्य के संबंध में जो कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कही हैं। तो हम लोग देखते हैं ए सी ई जिस कूट में होगा वही आपका सही जवाब है। किसमें है? तो वो है आपका विकल्प डी में, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ चलते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा रचित राम राज्य संबंधी पंक्तियां हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये तुलसीदास जी की। फिर आगे लिखते हैं, सब निंदर्व धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। उसके बाद आगे लिखते हैं, सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। ये भी राम राज्य के संबंध में बात कही गई है। उसके बाद में रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी अवधारणा किस कांड में है? राम राज्य संबंधी अवधारणा किस कांड में है? तो ये किसमें है? उत्तर कांड में है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, राम राज्य की अवधारणा किस कांड में है? तो उत्तर कांड में है। फिर राम राज्य संबंधी अवधारणा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियों को हम लोग जान लेते हैं। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और आगे लिखा है, नहीं को अबुधु न लक्षण हीना, फूलहि फरहि सदा तरु कानन, चलहि एक सग गज पंचानन, शशि संपन्न सदा रहे धरनी। ये सभी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो राम राज्य के वर्णन में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णित की है।
फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या है? सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। निबंध हैं और उनके निबंधकार हैं, तो हम लोग चलिए मिलान करते हैं और देखते हैं कौन सा निबंध किसका है। तो सबसे पहले है गवई गांव की गंध। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये ललित निबंध है, गवई गांव की गंध। तो ये किसका निबंध है? विवेकी राय जी का है गवई गांव की गंध निबंध। फिर है यथासंभव। यथासंभव ये जो निबंध है किसका है? शरद जोशी जी का है। उसके बाद में है शिखरों के सेतु। शिखरों के सेतु ये निबंध किसका है? शिव प्रसाद सिंह जी का है। फिर अगला है वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे ये निबंध किसका है? रघुवीर सहाय जी का। तो ये सही मिलान कर दिया गया है। गवई गांव की गंध विवेकी राय, यथासंभव शरद जोशी, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे रघुवीर सहाय जी का निबंध है। तो ये सही मिलान कर दिया गया है आपका। और कूट के रूप में जो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा है? विकल्प डी आप सभी का राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं में आए चरित्र हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? आत्मकथा है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। इसमें कौन कौन से चरित्र आए हैं ये आपको बताना है। तो देखते हैं हम सभी लोग, क्या योगेंद्र नाथ जी इसमें आए हुए हैं? तो बिल्कुल आए हैं। फिर है, क्या प्रताप नारायण जी इस रचना में आए हुए हैं? तो नहीं आए हैं। क्या उमा प्रसाद जी इस रचना में आए हैं? तो उमा प्रसाद जी इस रचना में नहीं आए हैं। क्या सूरसती जी इस रचना में आए हैं? सूरसती जी, तो हाँ सूरसती जी इस रचना में आए हैं। क्या राधा का चित्रण है इस रचना में? तो है। तो कौन कौन सा है? यानी कि आपका जो जवाब होगा सही, तो आपका हो जाएगा कौन कौन इसमें हो जाएगा, यानी ये प्रताप नारायण जी हैं, प्रताप नारायण जी है इसमें। और कौन है? सूरसती जी हैं और उसके साथ में राधा जी हैं। तो बी, डी और ई आपका कूट कौन सा सही होगा? विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। यानी जो क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो आत्मकथा है इसमें प्रताप नारायण जी हैं, सूरसती जी हैं और राधा जी भी पात्र यानी चरित्र के रूप में इसमें दिखाया गया है। उसके बाद में हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है, किसकी? हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है, इस श्रृंखला की जो प्रथम कृति है उसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। इसकी यानी इस श्रृंखला की प्रथम रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1969 ईस्वी में। इसमें जो आए हुए चरित्र हैं प्रताप नारायण, सूरसती, राधा, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अतिरिक्त भी जो है बच्चन जी चम्मा नामक स्त्री तथा बाबू केदारनाथ अग्रवाल इत्यादि का भी जिक्र किए हैं। यानी प्रताप नारायण हैं, सूरसती हैं, राधा हैं और केदारनाथ अग्रवाल भी इसमें है और चम्मा नाम की स्त्री भी इसमें है। उसके बाद में क्या भूलूं क्या याद करूं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। इसमें जो है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोढ़ा गांव का चित्रण किया गया है। किसका है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। इसमें उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोढ़ा गांव का चित्रण है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकर्मियों में अवध बिहारी लाल, कौन? अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। इनका भी जिक्र इसमें हुआ है।
यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकर्मी थे अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त। इन तीनों का भी जिक्र इसमें किया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के विषय में आपका अगला प्रश्न है। मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं। मानस का हंस ये उपन्यास है, उसका जो अंतिम अंश है तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं। जो देखते हैं हम लोग कौन सा जो है इनका अंतिम छंद। तो सबसे पहले है कबहू कहाऊं यही रहानी रहाऊंगो। तो महत्वपूर्ण बात तो इसमें और भी कई सारी हैं। यानी सबसे पहले बात तो ये सभी पंक्तियां किस रचना की हैं, तो विनय पत्रिका की हैं। कबहू कहाऊं यही रहानी रहाऊंगो। फिर अगली पंक्ति है मारुति मन रुचि भरत की लखी लखन कही है। और अगली पंक्ति है जाके प्रिय न राम वैदेही। और अगली है जान पहचान में बिसारे हो कृपा निधान। जान पहचान में बिसारे हो कृपा निधान। तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा। मानस का हंस उपन्यास के अनुसार अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा। विकल्प बी मारुति मन रुचि भरत की लखि लखन कही। मारुति मन रुचि भरत की लखि लखन कही। इसी पंक्ति को अंतिम छंद कहते हुए गाने लगते हैं तुलसीदास जी। तो मानस का हंस ये उपन्यास किसका है। अमृतलाल नागर जी का है। इसका प्रकाशन कब हुआ है 1972 ईस्वी में। ये भी पूछा गया है इसका प्रकाशन कब हुआ है 1972 में। किसका है अमृतलाल नागर का। और इस उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को गाते हैं। मारुति मन रुचि भरत की लखी लखन कही है। कलिकाल हुनाथ नाम सो प्रीति प्रीति एक किंकर की निबही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर जो है मानस का हंस उपन्यास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें आपके सामने हैं। यह उपन्यास 1971 ईस्वी में तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना प्रारंभ किया गया था और 1972 में ये क्या है लखनऊ में पूर्ण होता है। यानी लिखा जाता है 1971 में शुरुआत होती है कहाँ स्मारक भवन अयोध्या में और पूर्ण कब होता है 1972 में लखनऊ में। उसके बाद में इस उपन्यास की सामग्री क्या है। इस उपन्यास की सामग्री डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास राहुल सांकृत्यायन की अकबर मोतीचंद्र की काशी का इतिहास तथा उदयभान की तुलसी काव्य मीमांसा रचना से ली गई है। यानी इतनी जगह से यहाँ सामग्री इस उपन्यास की ली गई है। माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास, राहुल सांकृत्यायन की अकबर, मोतीचंद्र की काशी का इतिहास, उदयभान की तुलसी काव्य मीमांसा रचना से ली गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी तुलसीदास रचना एक माता प्रसाद की है, अकबर रचना राहुल सांकृत्यायन की है, काशी का इतिहास रचना लिखा है मोतीचंद जी ने और तुलसीदास की काव्य मीमांसा लिखा है डॉक्टर उदयभान जी ने। यहाँ से सामग्री ली गई है। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, क्या है। पात्र और उनके उपन्यासों के साथ में मिलान करना है। कौन सा पात्र किस उपन्यास का है। तो चलिए हम सभी लोग देखते हैं कौन सा उपन्यास किस पात्र का है। सबसे पहले है ब्रज किशोर। तो ब्रज किशोर ये जो है किस उपन्यास के पात्र हैं। तो आपका जवाब होगा परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं ब्रज किशोर। फिर है अजय।
अजय ये जो है किस उपन्यास का पात्र है? आपका बंटी, यानी आप अजय। अजय आपका बंटी उपन्यास का पात्र है। फिर है पूरणदेई। पूरणदेई ये जो है किस उपन्यास का पात्र है? तो ये है झूठा सच का पूरणदेई। और निहाली किस उपन्यास का पात्र है? धरती धन्ना अपना, यानी ब्रजकिशोर परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र है। अजय आपका बंटी का पात्र है। पूरणदेई झूठा सच का पात्र है। और निहाली धरती धन्ना अपना उपन्यास का पात्र है। तो ये जो है आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट कौन सा सही होगा इसमें? तो इस प्रश्न के लिए आप सभी का विकल्प बी राइट आंसर माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित उपन्यास है। किसका है ये? लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। और ये भी प्रश्न जो है पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए अपने दिमाग में रखना है। आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है। किसका है उपन्यास आपका बंटी? मन्नू भंडारी का है। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1971 ईस्वी में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, हर परीक्षा के लिए पूछा गया है। झूठा सच यशपाल जी के द्वारा रचित ये उपन्यास है, जो कि 2 भागों में है। कितने? 2 भागों में है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1958 में हुआ है। द्वितीय भाग का प्रकाशन 1960 में हुआ है। फिर अगला है धरती धन्ना अपना। ये उपन्यास किसका है? जगदीश चंद्र द्वारा रचित है। और जिसका प्रकाशन कब हुआ है? 1972 ईस्वी में। तो ये सभी तथ्य बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है उपन्यासों के अन्य महत्वपूर्ण पात्रों को हम लोग देखेंगे अब। तो सबसे पहले है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं लाला मदन मोहन, शंभू दयाल। लाला मदन मोहन और शंभू दयाल। फिर आपका बंटी उपन्यास के पात्र हैं शकुन, मीरा और प्रमीला। कौन कौन है? शकुन, मीरा और प्रमीला आपका बंटी। फिर है झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं तारा, कनक, सोमराज। तारा, कनक, सोमराज झूठा सच। फिर है धरती धन्ना अपना। इसके पात्र हैं काली, ज्ञानो, प्रीतो। काली, ज्ञानो, प्रीतो धरती धन्ना अपना उपन्यास के पात्र हैं। तो ये सारी जानकारी आपको रखनी है। पात्रों से भी एक प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा में 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। फिर आपका अगला ही बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यानी अंधा युग बहुत ही हिंदी जगत का महत्वपूर्ण ये गीत नाट्य है। और इसके जो है अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ये आप सभी ने इस गीत नाट्य को यदि कभी पढ़ा है, बारीकी से देखा है, तो इसके अंकों को क्रम से जरूर लगा पाएंगे। तो देखते हैं पहले हम लोग कौन कौन सा है अंक, और फिर देखेंगे कौन सा क्रम में आएगा। अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, प्रभु की मृत्यु, गांधारी का शाप, पंख पहिए और पट्टियां, पशु का उदय। तो इसमें जो सबसे पहले क्रम आएगा वो आपको पता ही होगा। अगर आप तनिक भी जानते हैं तो इसका क्रम निर्धारित कर लेंगे। और यहाँ से भी इतना महत्वपूर्ण ये गीत नाट्य है कि एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले जो इसमें क्रम आपका आएगा वो आएगा पशु का उदय। पशु का उदय यानी ये पहला अंक है अंधायुग नाटक का, तो ई हो जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा कौन सा आता है इसमें अंक, तो वो है अश्वत्थामा का अर्धशत यानी कि ए हो जाएगा, ये आ जाएगा। फिर आपका जो आप आएगा अगला अंक जो इसमें आएगा तो वो कौन सा होगा? पंख पहिए और पट्टियां यानी कि डी आएगा। फिर उसके बाद में जो आएगा अगला अंक वो है गांधारी का शाप। गांधारी का शाप यानी कि सी हो जाएगा। और अगला अंक कौन सा आएगा? प्रभु की मृत्यु हो जाएगी गांधारी के शाप के बाद में। तो इसका एक अपना सिलसिला चलता है, क्रम चलता है।
तो कौन सा हो जाएगा इसमें? विकल्प बी हो जाएगा, यानी EADCB ये क्रम रहेगा। सबसे पहले कौन नंबर पे आएगा? आपका पशु का उदय, फिर दूसरे नंबर पे आएगा अश्वत्थामा का अर्धसत्य, उसके बाद में तीसरे नंबर पे आएगा पंख पहिए और पट्टियाँ, और चौथे नंबर पे आएगा गांधारी का शाप, पांचवें नंबर पे आएगा प्रभु की मृत्यु हो जाएगी। और अगर आप लोग इसमें पहला और अंतिम याद रखते हैं तो भी क्रम लगा पाएंगे, यानी पहला कौन सा है ये भी ध्यान में रखना, पशु का उदय, और अंतिम यानी जब प्रभु की मृत्यु होती है तो अंत में ही होती है, तो यानी ये सबसे लास्ट में आएगा। तो EADCB ये आपका इसमें क्रम होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें आपका सही जवाब कौन सा है। तो इस प्रश्न के लिए जो कूट आपका सही होगा विकल्प डी राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर अंधा युग धर्मवीर भारती जी के द्वारा ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अंधा युग क्या है यही पूछा जाता है, पूछा गया है किसका है? धर्मवीर भारती जी का है। किस विधा की रचना है? तो ये गीत नाट्य है। ये सभी प्रश्न हैं अपने अपने। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1955 ईस्वी में हुआ है। और ये नाटक महाभारत के कथानक पर आधारित है। कहाँ से? महाभारत के कथानक पर आधारित है। इसका घटना काल है महाभारत के 18वें दिन की संध्या से और प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक ये चलता है। महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक का इसमें कथानक दिया गया है। तो ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य हैं आपके लिए। और इस नाटक में कुल अंक कितने हैं? तो 5 अंक हैं। ये भी पूछा गया है परीक्षा में, कुल अंक कितने हैं? तो 5 अंक हैं इसमें। और भाग कितने हैं? तो 8 भाग हैं। 5 अंक और 8 भाग हैं। फिर जो है प्रथम अंक में क्या है? कौरव नगरी है। प्रथम अंक में क्या है? कौरव नगरी है। इसमें क्या है? प्रथम अंक कौरव नगरी है। और दूसरा अंक क्या है? पशु का उदय है। तृतीय अंक क्या है? अश्वत्थामा का अर्धसत्य है। फिर जो है अंतराल हो जाता है। अंतराल में क्या है? पंख पहिए और पट्टियां हैं। चतुर्थ अंक क्या है? गांधारी का शाप है। और पांचवा अंक क्या है? विजय एक क्रमिक आत्महत्या। और समापन में प्रभु की मृत्यु अंत में हो ही जाती है जब क्रम से एक एक करके हत्याएं हो रही हैं। तो इसको जो है आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम अंक में कौरव नगरी, द्वितीय अंक में जो है पशु का उदय, तृतीय अंक में अश्वत्थामा का अर्धसत्य, फिर अंतराल हो जाता है पंख पहिए और पट्टियों से, और चतुर्थ अंक में गांधारी का शाप मिलता है प्रभु को, और पांचवें अंक में विजय एक क्रमिक हत्या यानी क्रम से आत्महत्या और हत्याएं होती हैं, और समापन में प्रभु की मृत्यु हो जाती है। फिर आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में आए हैं? 10वीं, 12वीं, 11वीं, 13वीं? आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पुष्पदंत का समय क्या है? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब दिया गया है। विकल्प ए तो राइट होगा, यानी कि 10वीं शताब्दी है पुष्पदंत का समय। दंत यानी 10वीं। फिर है अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत, या इनको पुष्यदंत भी कहीं कहीं कहा गया है, पुष्पदंत या पुष्यदंत, समय 972 के लगभग है, अर्थात 10वीं शताब्दी स्वीकार किया गया है। और पुष्पदंत ये आदिकाल के कवि हैं। और कैसे कवि हैं? जैन धारा के कवि हैं। किस धारा के? आदिकाल में जैन धारा के कवि हैं। फिर जो है पुष्पदंत से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के सामने जो परीक्षा में पूछी गई है लगातार। डॉक्टर भयाड़ी इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर भयाड़ी? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके लिए। डॉक्टर भयाड़ी इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं। किसको? पुष्पदंत को। फिर है महापुराण कृति के कारण इन्हें अपभ्रंश का वेदव्यास भी कहा जाता है।
महापुराण इनकी एक रचना है। इस कृत्य के कारण इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। और ये स्वयं को अभिमान मेरु या अभिमान सुमेरु कहते थे। स्वयं को क्या कहते थे? अभिमान मेरु या अभिमान सुमेरु। और जसहर चर्यु इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है, जिसको यशोधरा चरित भी कहा जाता है, जसहर चर्यु। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य हैं पुष्पदंत के बारे में। डॉक्टर भयाणी इन्हें जो है अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं और महापुराण कृत्य के कारण इन्हें अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है और ये स्वयं को अभिमान मेरु कहते हैं। जसहर चर्यु इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसके बाद में क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है क्या? इसमें कथन दिए गए हैं कहानियों के और आपको बताना है कि कौन सा कथन किस कहानी से लिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा कथन किस कहानी से है। सबसे पहले क्या है? मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है। बहुत ही शानदार कथन है। ये अलग अलग भी कथन पूछे जाते हैं, छोटे प्रश्नों के रूप में भी और मिलान करने वाले प्रश्नों के रूप में भी पूछे जाते हैं। तो क्या है? मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है। बहुत ही शानदार कथन। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है। तो ये किस जो है कहानी का कथन है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा इसमें? इसके लिए तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का ये कथन है। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है। ये उस समय कथन ये जो है हीराबाई का है, जब हीरामन बैलों को मार रहा है और रास्ते में जल्दी जल्दी दौड़ा रहा है, तो हीराबाई कहती है मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। फिर जो है आपका अगला जो है कथन है कहानी का, चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ ऊड़ियाँ हो तो वो भी पहन लो। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ ऊड़ियाँ हो तो वो भी पहन लो। तो ये आपका जो कथन है किस कहानी का है? तो ये है चीफ की दावत। आप जानते हैं ये जो है, अगर इस कहानी को आप लोग पढ़े हैं तो समझ रहे होंगे। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ उड़ियाँ हो तो पहन लो, चीफ की दावत कहानी। यानी चीफ साहब जो हैं, जब उनके घर में वो अमेरिकन अधिकारी आ रहा होता, उनका बॉस उस समय ये कहते हैं चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ उड़ियाँ हो तो वो पहन लो। तो ये चीफ की दावत कहानी का कथन है। फिर अगला है आपका, मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात न करूँगा। मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात न करूँगा। तो ये जो है किस कहानी का कथन है? आकाशदीप। किसका है? आकाशदीप। मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात न करूँगा। और फिर जो है आपका अगला कथन है, वो आंख मूंदे सोच रही थी, वो आंख मूंदे सोच रही थी, सोच कहाँ रही थी, जी रही थी। तो ये किस कहानी का कथन है? परिंदे कहानी का है। किसका है? परिंदे कहानी का है। वो आंखें मूंदे सोच रही थी और सोच कहाँ रही थी, जी रही थी। तो यहाँ पर आपका मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जानेंगे। तो वो आपका विकल्प सी राइट आंसर कूट के रूप में हो जाएगा। ये सभी कथन कहानियों के बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। हम लोग देख लेते हैं इसको। जो है मारो मत, धीरे चलने दो, जल्दी क्या है, ये तीसरी कसम कहानी का कथन है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की हिंदी जगत की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। फिर अगला है, चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ उड़ियाँ हो तो पहन लो। ये चीफ की दावत कहानी का कथन है, जो कि भीष्म साहनी का कहानी है। उसके बाद में फिर अगला है, मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात न करूँगा। यह आकाशदीप कहानी का कथन है, जो कि जयशंकर प्रसाद की है।
और फिर है वो आंखें मूंदे सोच रही थी, सोच कहाँ रही थी, जी रही थी। ये परिंदे कहानी का कथन है जो कि निर्मल वर्मा की कहानी है। उसके बाद में चीफ की दावत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? मिस्टर श्यामनाथ। चीफ की दावत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? मिस्टर श्यामनाथ। महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न पूछा गया है ये। फिर ये तीसरी कसम कहानी के मुख्य पात्र कौन है? अभी हमने आपको ऊपर बताया था, हीरामन इसकी नायिका है, यानी हीरामन नायक है और हीराबाई इसकी नायिका है। ये भी पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आकाशदीप कहानी के पात्र हैं बुद्धगुप्त और चंपा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और परिंदे कहानी के मुख्य पात्र हैं लतिका और डॉक्टर मुखर्जी। सभी बातें अपने आप में आपके प्रश्न के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। डॉक्टर तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन थे? मुन्नर सोनई जैदी, चिखुरी परशुराम पौहारी बाबा, फक्कड़ बाबा नग्गर मुरली सिंह, जलंधर बंकिया डोम बदलू। कौन थे डॉक्टर तुलसीराम को छोटी सी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनजाने में खींच ले जाने वाले 3 लोग, वो कौन थे? तो इस प्रश्न के लिए आपका सभी का जवाब दिया जा रहा है विद्यार्थियों विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा। यानी कि डॉक्टर तुलसीराम को छोटी सी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ खींचने वाले 3 लोग कौन थे? मुन्नर सोनई और जैदी। मुन्नर सोनई और जैदी। आगे बढ़ते हैं। बात तो अब बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो कि कई बार पूछी गई है। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है, उसका नाम है मुर्दहिया। ये पूछा गया है कि मुर्दहिया किसकी आत्मकथा है? तो तुलसीराम की है। और ये भी पूछा गया है ये किस प्रकार की आत्मकथा है? तो ये दलित आत्मकथा है। कैसी आत्मकथा है? दलित आत्मकथा है। तो ये बात भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा का नाम है मुर्दहिया। और कैसी आत्मकथा है ये? दलित आत्मकथा है। इसमें तुलसीराम को जो 3 लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ ले जाने वाले, मुन्नर चाचा हैं, सोनई हैं और जैदी चाचा, ये 3 लोग हैं। फिर मुर्दहिया जो आत्मकथा है उसके पात्रों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लेखक के दादा जूठन, लेखक की दादी कौन है? मुसड़िया है लेखक की दादी। लेखक के दादा जूठन और लेखक की दादी मुसड़िया। लेखक के पिता कौन है? तिरसी हैं। लेखक की माता कौन है? धीरजा है। फिर उसके बाद में लेखक के चाचा कौन है? नग्गर, सोमवार, मुनेस्सर और मुन्नर, ये जो है लेखक के चाचा हैं। फिर है लेखक के सहपाठी कौन कौन से लोग हैं? चिखुरी, बाबूराम, रामनाथ, जग्गन, बिरजू, मेवा, संकटा सिंह, ये जो है लेखक के सहपाठी हैं। फिर प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक कौन कौन लोग हैं? परशुराम सिंह, मुंशी राम सूरत, लाल बंसी पांडे, हरि सिंह, बलराम सिंह, ये जो है प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक हैं। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। और क्या है इसमें? देखते हैं हम लोग। उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यास हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है आप सभी के सामने। उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यास हैं, हम लोगों को मिलान करना है। और सभी बड़े ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं हिंदी साहित्य जगत के। तो सबसे पहले हैं इलाचंद्र जोशी जी। इलाचंद्र जोशी जी का इसमें उपन्यास कौन है आपको बताना है। तो इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास है निर्वासित। क्या है? इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है निर्वासित। यशपाल जी का उपन्यास कौन सा है? तो यशपाल का उपन्यास है मनुष्य के रूप में। और भगवती चरण वर्मा का उपन्यास कौन सा है? आखिरी दांव। और गुलशेर खासानी का उपन्यास है सांप और सीढ़ी। तो निर्वासित किसका है? इलाचंद्र जोशी का। मनुष्य के रूप में उपन्यास किसका है? यशपाल जी का।
सांप और सीढ़ी उपन्यास किसका है? गुलशेर खासानी का। और आखिरी दांव उपन्यास किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आप देखेंगे इस प्रश्न में तो आपका जो सही जवाब है वो है विकल्प ए, आपका राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं हम सभी लोग। फिर उपन्यासकार तथा उनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास जानते हैं हम लोग। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं जिप्सी, जहाज का पंछी। यशपाल के उपन्यास है क्यों फंसे 12 घंटे, क्यों फंसे 12 घंटे यशपाल। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है थके पांव धुप्पल, थके पांव और धुप्पल। और सानी के उपन्यास हैं कस्तूरी, काला जल बड़ा ही मशहूर है, नदी और सीपियां। तो जिप्सी, जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी, क्यों फंसे 12 घंटे यशपाल, थके पांव धुप्पल भगवती चरण वर्मा, कस्तूरी, कालाजल नदी और सीपियां गुलशेर खां सानी के उपन्यास हैं और सभी जो है बड़े ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन कौन कौन से हैं? किसके संबंध में? अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में जो है सत्य कथनों पर हम लोगों को विचार करना है। तो देखते हैं क्या है अर्धमागधी प्राकृत के विषय में। जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में अर्धमागधी प्राकृत को रचनाओं में अपनाया है, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है इसका तत्कालीन रूप मथुरा के आसपास व्यवहृत होता था, यानी व्यवहार में लाया जाता था। तो ये क्या है? बात बिल्कुल गलत है। फिर है सा शा के स्थान पर शा का प्रयोग अर्धमागधी की प्रमुख विशेषता है। तो ये भी क्या है? बात पूरी तरीके से गलत है। उसके बाद में क्या है? अर्धमागधी प्राकृत की स्थित मागधी और शौरसेनी प्राकृतों के बीच मानी गई है। क्या ये बात सत्य है? तो बिल्कुल सही है। अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और शौरसेनी प्राकृतों के बीच की मानी गई है, बिल्कुल सही है। अगला है कथन अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली का संबंध माना जाता है। क्या ये सही है? तो ये भी सही है। अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली का संबंध माना जाता है। तो इसमें आपका कौन कौन सही हुआ था? ए सही था और डी सही है और ई सही है अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में। तो आपका सही जवाब कौन सा है? विकल्प डी राइट आंसर होगा। क्या है? जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया है, ठीक है। अर्धमागधी प्राकृत की स्थित मागधी और शौरसेनी प्राकृतों के बीच की मानी जाती, बिल्कुल सही है। और अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली का संबंध माना जाता है। फिर है सा शा और शा का प्रयोग जो है मागधी में होता था, ये सही है। और अर्धमागधी प्राकृत में जैन तथा बौद्ध साहित्य दोनों मिलते हैं, ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। इसमें क्या कहा जा रहा है? एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय, अध्याय का नाम क्या है? कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी की। एक पत्र यशराज जी की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? एक पत्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? सीधी सी बात है। इस प्रश्न में रचना का नाम है एक साहित्यिक की डायरी। इसमें एक अध्याय है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। अध्याय का नाम क्या है? कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। इसमें एक पात्र है यशराज, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है ये आपको बताना है। क्या बीटेक एमएससी एलएलबी है? क्या बीएससी एमएससी एलएलबी है? क्या बीएससी बीटेक एलएलबी है? क्या बीए एमए एलएलबी है? तो एक साहित्यिक की डायरी, इसमें एक अध्याय है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, उसमें एक पात्र है यशराज। आपको यही जानना है रचना किसकी है, इसका अध्याय क्या है और इसका पात्र कौन है। तो इसकी शैक्षणिक जो योग्यता है, आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, राइट आंसर आप लोगों का माना जाएगा। बीएससी बीटेक और एलएलबी किए हैं कौन? यशराज। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर जो है क्या है? एक साहित्यिक की डायरी,
ये जो रचना है आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है किसकी है। और हम लोग देखते हैं इसका प्रकाशन कब हुआ है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। एक साहित्यिक की डायरी, इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1964 ईस्वी में। और इस रचना में कुल प्रकरण कितने हैं? तो इस रचना में कुल जो है 13 प्रकरण है। कितने प्रकरण हैं? 13 प्रकरण हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रकाशन कब है? 1964 में। कुल प्रकरण कितने हैं? 13 प्रकरण हैं। हम लोग जो है देखते हैं वो 13 प्रकरण हैं कौन कौन से। तो चलिए देखते हैं। तीसरा क्षण है, एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क से लेकर एक बातचीत, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2, बीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय। फिर अगले हैं क्या है? कटुयान और काव्य सत्य, कटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। तो ये जो है इसके प्रमुख जो है प्रकरण हैं। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में एक साहित्यिक की डायरी ये जो है किसकी रचना है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और ऐसे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके लिए भी KVS, NBS, DSSSB, UPLT, TGT, PGT और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। कक्षा को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और साथ ही अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक प्रतिदिन रोज सेशन को वॉच करते हैं। हम मिलेंगे आप सभी को पुनः से जो है नए मॉडल पेपर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। सभी लोगों को शुभ रात्रि।